प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 11वां पाठ हमारा 11वां पाठ गुलाबी नगर जयपुर के हमें आज शब्दार्थ और मुहावरों को लिखना है और समझना है। जैसा कि आपको पता है, हम शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में लिख करके याद करते हैं। तो इस पाठ में हमने देखा है कि मुहावरे कोई नहीं है और सभी शब्दार्थ। तो हम केवल शब्दार्थ ही लिखेंगे क्योंकि इसमें मुहावरा कोई नहीं। तो शुरू करते हैं अपना 11वां पाठ गुलाबी नगर जयपुर। इससे पहले हमने आपको इस पाठ का पठन करवाया था और व्याख्या की गई थी। तो ये पाठ, अगर हम संक्षेप में इस पाठ के बारे में बात करें तो ये पाठ है दो सहेलियों के बीच में लिखा जाने वाला ये पत्र है, जिसे सारिका नाम की एक लड़की, जो कि अपनी सहेली जिसका नाम मीरा है, उसको पत्र लिख रही है। तो मीरा शायद दिल्ली में ही रहती है और सारिका भी दिल्ली से ही जयपुर घूमने की दृष्टि से आई थी। और 2 दिन के बाद उसने जयपुर के बारे में सारिका को पत्र लिखा कि जयपुर में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। दर्शनीय स्थल का अर्थ होता है देखने योग्य। तो हम इस पाठ के ज़रिए हमें पता चला कि जयपुर कैसा शहर है, इसकी स्थापना कैसे हुई है, किसने की है। और जैसा कि आपको पता है, राजस्थान जो है किलों के लिए और महलों के लिए प्रसिद्ध है। तो जयपुर में भी बहुत से किले और महल देखने को मिले और इसे गुलाबी नगर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ अधिकांश जितनी भी इमारतें हैं वह उनका निर्माण गुलाबी रंग के पत्थरों से तराश कर किया गया है। तो इस कारण से हर जगह हमें गुलाबी इमारतें देखने को मिलती हैं। इसीलिए जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। तो आज हम इसके शब्दार्थ को लिखेंगे। इस पाठ में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मुहावरे नहीं, तो हम मुहावरे लिखेंगे नहीं। हमारी जो शीर्षक होगा केवल शब्दार्थ। तो मैं लिखता हूँ शब्दार्थ। शब्दार्थ पहला शब्द है सस्नेह। जैसा कि आपको पता चल रहा है, सस्नेह का अर्थ है स्नेह के साथ, स्नेह सहित। तो जब भी हम पत्र लिखते हैं और अपने मित्र को पत्र लिखते हैं जो हमारे ही आयु का होता है, तो सस्नेह लिखा जाता है, मतलब स्नेह सहित। ये बड़ा अच्छा शब्द है। सस्नेह का अर्थ होता है, स्नेह का तो हम अर्थ जानते ही, इसके आगे स लगा है, तो सस्नेह का अर्थ होता है स्नेह सहित या प्यार सहित। तो हमारा शब्द है प्यार सहित। दूसरा शब्द है वेधशाला। पाठ के अनुसार वेधशाला जो है
वह स्थान होता है जहाँ तारों और नक्षत्रों का अध्ययन करने के यंत्र होते हैं। वह स्थान जहाँ नक्षत्रों और तारों, यहाँ तारों का अर्थ है आसमान में चमकने वाले तारों की बात की गई। जैसे सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, आपको पता ही है। तारों का अध्ययन करने, तारों का अध्ययन करने करने के यंत्र या अध्ययन करने के यंत्र हो। तो पाठ के अनुसार हम आपको इसका अर्थ बताते हैं। जैसे जंतर मंतर, तो जयपुर में जो जंतर मंतर है वह वेदशाला है। अब वेदशाला क्या होती है, उसी का है। वह स्थान जहाँ नक्षत्रों और तारों का अध्ययन करने के लिए यंत्र होते हैं। तो बच्चों, भारत में कुछ वेदशालाएं हैं, जैसे कि दिल्ली में भी जंतर मंतर नाम से वेदशाला है। जयपुर, हमारा ये जो पाठ है जयपुर के बारे में है, इसमें भी वेदशाला के बारे में बताया गया है, जो कि हवा महल के पास में ही है। उसका भी नाम जंतर मंतर है। और एक वेदशाला हमारे शहर में भी, वाराणसी में दशाश्वमेध जो घाट है उसी के पास में आपको ये वेदशाला मिलेगी। अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर वहाँ पे जाइएगा। वहाँ के जो यंत्रों की बात की गई है, जैसे सन क्लॉक, सन डायल, ऐसे जो हम कहेंगे घड़ियाँ हैं जिसके परछाई से, सूर्य की परछाई से समय बताती हैं। और नक्षत्रों और तारों का हमें उनके द्वारा ज्ञान होता है। जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप ये तीनों वेदशालाओं को देख सकते हैं। एक है हमारे जयपुर में, दूसरा दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास में ही है, और तीसरा जो हमने आपको बताया था वाराणसी के जो घाट है, दशाश्वमेध घाट के पास में ही है वेदशाला। तो अगला है अधिकांश, ज़्यादातर। अधिकांश, अधिकांश का अर्थ होता है ज़्यादातर। ज़्यादातर, जैसे मैंने आपको पाठ के अनुसार बताया था, तो राजस्थान में जो आबादी है झीलों के किनारे, जैसे उत्तर भारत में या कहीं नदियों के किनारे शहर बसते हैं, वहाँ पे आबादी अधिक मिलती है, क्योंकि नदियों से पीने की जो पानी की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। तो अधिकांश झीलों के किनारे ही राजस्थान में नगर बसे हुए हैं, क्योंकि पानी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब हम अगला है राजधानी, देश के शासन का केंद्र। तो ये शासन का केंद्र जो होता है उसे राजधानी कहा जाता है। तो इस पाठ के अनुसार जयपुर है राजस्थान की राजधानी। तो ये राजधानी
है देश के शासन का केंद्र, देश के शासन का केंद्र। तो हमारे देश की राजधानी अगर हम कहेंगे शासन का केंद्र, कहते हैं इंग्लिश में शब्द होता है सीट ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ से शासन चलाया जाता है। तो भारत में 29 राज्य हैं, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। उसी तरह देश की राजधानी, हमारे देश भारत की राजधानी है नई दिल्ली। तो ये अब हमें पता चल गया है कि देश के शासन का केंद्र, अगर राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। यहाँ तक कि जिलों की भी होती है, यहाँ कलेक्ट्रेट आपने सुना होगा, वो किसी जिले का हेडक्वार्टर, वह भी हम कहेंगे वहाँ से शासन चलाया जाता है। शासन, देश के शासन का केंद्र, राजधानी का अर्थ होता है देश के शासन का केंद्र। अगर वह राज्य की बात करते हैं तो राज्य की भी राजधानी होती है, और देश की भी अगर बात करते हैं तो देश की भी राजधानी होती है। तो यहाँ से शासन चलाया जाता है, शासन चलाने का केंद्र। जैसे पूरे भारत पे नई दिल्ली है राजधानी, सभी शासन की जो बातें होती हैं, कैसे शासन चलाया जाता है, और जिनके पास अधिकार है, सांसद आपको पता है, संसद भवन, ये सब नई दिल्ली में ही स्थित है। तो इसीलिए देश की राजधानी नई दिल्ली है। और राज्य की बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वहीं से राजस्थान का शासन चलता है। अब आ जाते हैं, अगला है निर्माण, 5वां शब्द है। बच्चों इसको लिख करके याद करना है, आपको पहले इसको लिखना है और फिर याद करना है। 5वां है हमारा निर्माण। निर्माण 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 का अर्थ होता है बनाने का काम या रचना, बनाने का काम या रचना। तो निर्माण हमें पता है, बनाने का काम, जैसे कि सड़कों का निर्माण होता है, निर्माण किया जाता है। बनाने का काम क्या, या फिर रचना, या फिर रचना कहलाता है। बनाने का काम या फिर रचना भी कहा जाता है। जैसे किलों की का निर्माण किया जाता है, उनको बनाया जाता है। छठा शब्द है हमारा पर्यटक। सैलानी घूमने आने वाले, पर्यटक का अर्थ होता है सैलानी, और घूमने आने वाले, घूमने आने वाले। तो जैसे कि पाठ के अनुसार जयपुर में देशी और विदेशी
दोनों पर्यटक आते हैं। तो ये सैलानी होते हैं। सैलानी का भी अर्थ होता है घूमने आने वाले। अगर हम सारिका की ही बात लें तो सारिका दिल्ली में रहती है और वह जयपुर केवल घूमने के उद्देश्य से आई थी। वह जयपुर जो शहर है, नगर है, उसको जानने के लिए वह एक, हम कहेंगे, पर्यटक थी, या फिर हम सैलानी भी उसे कहते हैं। तो सारिका को हम पर्यटक भी कह सकते हैं, सैलानी भी। वह जयपुर में आकर के जयपुर की नगर को देख रही थी, वहाँ की ऐतिहासिक इमारतें जो थी उनके दर्शन करने आई थी। तो पर्यटक दो प्रकार के होते हैं। एक देशी, जो देश में ही रहते हैं, जैसे सारिका दिल्ली में रहती थी तो देशी पर्यटक में आए। विदेशी पर्यटक जो दूसरे देशों से आते हैं। मैंने आपको बताया था हमारे जो विदेशी पर्यटक सबसे पहले भारत आते हैं तो वे ताजमहल देखना चाहते हैं, राजस्थान भी देखना चाहते हैं, या फिर वो जो शहर है उन्हें पसंद आता है या उन्हें अच्छा लगता है या उनको बताया जाता है तो वहाँ वे घूमने आते हैं, देखने आते हैं। उनको पर्यटक भी कह सकते हैं या हम सैलानी भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं, अगला 7वां शब्द है हमारा। मैं इसको मिटा देता हूँ। सातवां शब्द है संग्रहालय। सातवां है संग्रहालय। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, ये दो शब्दों के मिलने से बना है। संग्रह जमा आलय। आलय मतलब स्थान, जहाँ पे किसी खास प्राचीन समय की वस्तुओं का संग्रह हो, उनको जमा करके रखा जाता है। तो संग्रहालय दो शब्दों से बना है। संग्रह, जिसका अर्थ होता है जमा करना, और आलय, स्थान। वह स्थान जहाँ पुरानी वस्तुओं को जमा करके प्रदर्शन के लिए रखा जाता है, उसे संग्रहालय कहा जाता है। तो बहुत ही सरल है। संग्रहालय वह स्थान होता है जहाँ प्राचीन वस्तुओं को संभाल कर, सहेज कर प्रदर्शनी के लिए, लोगों के दर्शन के लिए रखा जाता है, उसे संग्रहालय कहते हैं। बहुत से लोगों को कला में दिलचस्पी होती है। वे पुराने राजाओं के वस्त्र, अस्त्र शस्त्र तथा जो प्राचीन काल में लोगों का कैसा पहनावा था, रहन सहन था, वे जानने की कोशिश करते हैं, तो वे संग्रहालय में ही जाते हैं। तो संग्रहालय भी जैसे कला संग्रहालय हो गया, और हमने ये एक बताया था वनस्पति संग्रहालय। उसमें जब पेड़ पौधों को हम कहेंगे संग्रह करके, उनके भागों को संग्रहित करके, सुरक्षित करके रखा जाता है, तथा जिन लोगों की दिलचस्पी होती है वे संग्रहालय में जाते हैं। तो यहाँ पे जहाँ प्राचीन समय की वस्तुओं का संग्रह हो, तो हमारे यहाँ पे पाठ के अनुसार जहाँ प्राचीन समय की वस्तुओं का संग्रह हो, वस्तुओं का संग्रह हो। संग्रह मतलब
जहाँ पे जमा करके रखा जाए, संग्रह हो। तो संग्रह करने के भी तरीके होते हैं, उनको सुरक्षित किया जाता है, उनको बड़ी सावधानी पूर्वक रखा जाता है। संग्रह का मतलब नहीं कि ढेर लगा देना, बल्कि उनको आपने देखा होगा कांच के अंदर ऐसे रखा जाता है कि ताकि देखने वाला जो है उसको बिना छुए अच्छी तरह से देख ले। और ये जो चीज़ें होती है कला, अगर कला की बात की पुरानी प्राचीन, तो इनको बड़ी सावधानी से रखा जाता है, नहीं तो इनके नष्ट होने का भी खतरा बना रहता है। अगला शब्द है हमारा दर्शनी। ये नया शब्द आपके लिए है। दर्शनी है देखने योग्य, दर्शनीय। जैसे दर्शन से ये शब्द बना हुआ है, मूल शब्द है दर्शन, दर्शन से बना है दर्शनी। देखने योग्य या देखने लायक। हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, जैसे कि ताजमहल, तो कहते हैं ताजमहल एक दर्शनीय इमारत, देखने लायक, देखने योग्य। तो दर्शनीय है, देखने योग्य। अर्थ है देखने हमारे पाठ में भी इसके बारे में बताया गया था कि रामनिवास जो बाग है दर्शनीय स्थल है। एक ही स्थल में आपको लगभग सभी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि एक्वेरियम, मछली घर, चिड़ियाघर, वनस्पति संग्रहालय और कला संग्रहालय। तो यहाँ पे कोई ना कोई बच्चों को न केवल घूमने के लिए बाग बगीचा मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान अर्जन के लिए भी यहाँ पे संग्रहालय है। तो इसीलिए रामनिवास बाग को दर्शनीय स्थल हमारे पाठ में कहा गया है कि यहाँ पे अवश्य जाना चाहिए जो जयपुर आता है उसके लिए। विशेष का अर्थ खास है, ये तो आप जानते ही हैं, ये नया शब्द तो नहीं है। विशेष का विशेष अर्थ है इसका खास। अगर हम कहेंगे तो विशेष व्यंजन, जैसे राजस्थान में तो सभी व्यंजन तो बनते ही हैं, लेकिन राजस्थान का जो विशेष व्यंजन है वह है दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी। तो विशेष मतलब खास व्यंजन, ये अन्य राज्यों में नहीं मिलता है। तो इसीलिए जब हम कहेंगे सैलानी या पर्यटक जाते हैं तो न केवल वे देखने की जो दर्शनीय स्थल होते हैं वो देखते हैं, बल्कि वहाँ का रहन सहन, खान पान का भी मजा लेते हैं। तो विशेष व्यंजन क्या है राजस्थान का? दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी। तो विशेष पाठ के अनुसार खास। प्रवासी 10वां शब्द है, 10वां शब्द अर्थ है हमारा प्रवासी। ये नया शब्द है। दूसरे देश में वास करने वाले, दूसरे देश में वास करने वाले। प्रवासी, तो जैसे कि बताया गया है यहाँ पे पाठ के अनुसार प्रवासी पक्षियों के बारे में बताया कि प्रवासी पक्षी जो आते हैं किस झील में आते हैं? मन सागर झील, जहाँ पे जल महल है। तो यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं, दूसरे देश में वास करने वाले। तो भारत प्रवासी पक्षियों का घर है, खासकर अक्टूबर नवंबर के महीने में
यहाँ पे ठंडे क्षेत्रों से या ठंडे देशों से, जैसे मैंने बताया रशिया का साइबेरिया, वहाँ तापमान -100 से भी -100 में चले जाता है। तो वहाँ पे पक्षियों को काफ़ी परेशानी होती है और इस कारण से वे दूसरे देशों में, खासकर भारत अपेक्षाकृत गर्म होता है, तो वे राजस्थान के झीलों में, दिल्ली और उत्तर भारत के मैदानों में आते हैं। यहाँ का तापमान अनुकूल होता है उनके, और उनको खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। तो ऐसे पक्षियों को बताया जाता है प्रवासी पक्षी। हमारे पाठ के अनुसार प्रवासी पक्षी वो होते हैं जो दूसरे देश में वास करते हैं और कुछ समय के लिए, खासकर मैंने जैसे आपको बताया सर्दियों में वे भारत आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ दिन उनका वास रहता है, अंडे भी देते हैं और फिर वापस से लौट जाते हैं। व्यंजन, ये हमारा 10वां शब्द है व्यंजन। तो व्यंजन वर्णों से अलग है बच्चों। ये स्वर के, हमने वर्णों के भेद देखे थे, स्वर और व्यंजन। तो ये व्यंजन का अर्थ है पकाया हुआ भोजन। पकाया हुआ भोजन, या हम लोग पकवान भी बोलते हैं। पकाया हुआ भोजन, पकाया हुआ इंग्लिश में हम डिश का प्रयोग करते हैं। तो पकाया हुआ भोजन को व्यंजन कहा जाता है। एक व्यंजन को आप जानते हैं कि वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये अलग है, उच्चारण की दृष्टि से समान है, लेकिन इसका अर्थ है पकाया हुआ भोजन। तो मैंने आपको बताया दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी राजस्थान के व्यंजन हैं। जो खाना पका के बनाया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। आम भाषा में आप इसे पकवान के नाम से भी जानते हैं। जैसे पकवान से है पकाया गया भोजन, पकवान, या फिर हम उसे व्यंजन भी कह सकते हैं, दोनों ही सही। संगमरमर, ये हमारा अंतिम शब्दार्थ का शब्द है। संगमरमर इसका अर्थ है एक प्रकार का पत्थर। एक प्रकार का पत्थर। तो संगमरमर जो है, हम इंग्लिश में उसको मार्बल के नाम से भी जानते हैं, और ये अनेक रंगों में पाया जाता है। जैसे हम ताजमहल की बात करेंगे तो सफ़ेद संगमरमर से बना है। वो इतना खूबसूरत क्यों लगता है? क्योंकि उसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है और वह रात को चंद्रमा की रोशनी में, दूधिया रोशनी में और ज़्यादा आकर्षक लगता है। तो एक प्रकार का पत्थर है। संगमरमर केवल सफ़ेद रंग में नहीं होता बच्चों, लगभग हर प्रकार के रंग में आता है, हरे रंग में भी आता है, और बहुत से उसके शेड्स होते हैं। तो हम ये मत मान लीजिएगा कि सभी संगमरमर सफ़ेद होते हैं, उनके अलग अलग रंग होते हैं। कहते हैं कि जो इटली से आया, इटली है यूरोप में एक देश है, वहाँ का संगमरमर बहुत ही अच्छा माना जाता है और देखने में बहुत खूबसूरत होता है। तो संगमरमर एक प्रकार का पत्थर होता है। तो संगमरमर क्या है बच्चों? एक प्रकार का पत्थर जिसका प्रयोग इमारतों को बनाने में किया जाता है, फर्श बनाने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है।
तो आज आपका गृह कार्य है, शब्दार्थ को अपने नोटबुक में लिख करके याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।